हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सर और आप सुन रहे थे मेरे साथ एवरी मोमेंट वाज यू भाग 13। आदर्श अपने कमरे में चला आया। उसने सोने की कोशिश की मगर उसे नींद नहीं आई। पाखी का ख्याल उसे सताए जा रहा था और इसी कश्मकश में उसने पाखी को मैसेज किया। मैसेज में लिखा, हाय पाखी, आई एम सॉरी तुम्हें इस वक्त मैसेज करने के लिए, मगर क्या करूं, तुमसे बात किए बिना अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारा उस पार्क में कितना इंतजार किया पर तुम नहीं आई। हाँ, मुझे बुरा तो लगा मगर उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। ठीक शाम के 5 बजे मैं कल भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। उम्मीद है कल तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी पाखी। इतना लिखकर आदर्श पाखी के जवाब का इंतजार करते करते न जाने कब उसकी आंख लगी और वो सो गया। अगली सुबह सुषमा जी आदर्श को उठाने उसके कमरे में आई, लेकिन आदर्श उस वक्त वॉशरूम में था। सुषमा जी कॉफी का मग आदर्श के बेड साइड टेबल पर रखकर जैसे ही जाने लगी तभी आदर्श के फोन का नोटिफिकेशन बजा। सुषमा जी ने फोन हाथ में लिए जब फोन की स्क्रीन पर पाखी का मैसेज देखा तो नोटिफिकेशन में आए उस मैसेज को पढ़कर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। तो उन्होंने मैसेज बॉक्स ओपन करके आदर्श के मैसेज पढ़े, जिसके जवाब में पाखी ने लिखा था, ठीक है, मैं 5 बजे आपका इंतजार करूंगी, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। ये सब पढ़ते हुए सुषमा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फौरन सिर्फ पाखी के मैसेजेस को डिलीट किया ताकि आदर्श उन्हें पढ़ ना ले। फिर फोन को स्विच ऑफ करते हुए वे बोली, ओह, तो असल वजह ये थी। तो ये थी तुम्हारी रुकने की यहां असल वजह आदर्श? लेकिन मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता ये। मैं कभी ये होने नहीं दूंगी। आज उस पाखी को ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा आदर्श का नाम लेने से भी पहले 100 बार सोचेगी। कहकर सुषमा जी आदर्श का फोन अपने साथ लेकर चली गई, जिससे वो पाखी को कोई कांटेक्ट ना कर सके। सुषमा जी के जाते ही कुछ देर बाद आदर्श फ्रेशअप होकर वॉशरूम से बाहर आया। कॉफी का मग सामने देखकर उसने उसमें से एक घूंट पी। कॉफी पीते हुए उसे पाखी का ख्याल आया और जैसे उसने अपना फोन देखना चाहा, उसे उसका फोन उस जगह पर नजर नहीं आया। वो अपना फोन ढूंढने लगा मगर उसे उसका फोन कहीं नहीं मिला। वो परेशान होते हुए नीचे आया और उसने घर के नौकरों से जाकर अपने फोन के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। ड्राइंग हॉल में सुषमा जी और राजविंद्र जी बैठकर चाय पी रहे थे। तभी आदर्श आया और सुषमा जी से पूछने लगा, मॉम, क्या आप मेरे कमरे में आई थी कॉफी लेकर? हाँ, मैं आई थी, पर शायद तुम फ्रेशअप हो रहे थे इसीलिए तुम्हें आवाज नहीं लगाई। क्यों, क्या हुआ बेटा? एनी प्रॉब्लम? सुषमा जी ने पूछा। नो मॉम, दरअसल मुझे मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा। जब आप कमरे में आई थी क्या आपने मेरा फोन कहीं देखा? आदर्श ने पूछा। तो सुषमा जी बोली, बेटा, जब तुम्हें नहीं पता तुम्हारा फोन कहाँ है तो भला मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, एनीवे, तुम नीचे आ ही गए हो तो डैड के साथ आज तुम सारे मीटिंग्स पर जाओगे और उनके वेंडर से मिलोगे। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर बेटा। क्या बात है सुषमा, आज सूरज कहां से निकला है? तुम आदर्श को मेरे साथ मीटिंग्स अटेंड करने के लिए कह रही हो? तुम्हें कब से इसकी फ्यूचर की इतनी चिंता होने लगी? राजविंद्र जी ने कहा। तो सुषमा जी बोली, बस समझ लीजिए आज से ही। आप ही हमेशा कहते रहते हैं ना कि मैंने इसकी आदतों को बिगाड़ रखा है, तो अब जैसे इसे बिगाड़ा है वैसे ही इसे सुधारना भी मेरा ही काम है। काफी छूट दे दी हमने इसे, अब थोड़ी जिम्मेदारियां भी समझने दीजिए। फिर सुषमा जी आदर्श की ओर देखकर उसे बोली, देखो आदर्श बेटा, अब तक तुमने जो कुछ भी किया मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए ना रोका ना टोका। अब मैं चाहती हूं तुम थोड़ा जिम्मेदार हो जाओ और अपने डैड को उनके काम में थोड़ा सपोर्ट करो। सो गो एंड गेट रेडी। बट मॉम, माई फोन,
आदर्श ने फिर पूछना चाहा तो सुषमा जी ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, क्या फोन इतना जरूरी है तुम्हारे लिए आदर्श? यही कहीं होगा, मैं मालती से कहती हूँ, वो तुम्हारा फोन ढूंढ देगी। ओके मॉम, चलिए डैड, मैं तो वैसे भी रेडी हूं, कहकर आदर्श राजविंद्र जी के साथ चला गया। शाम के 5 बजे पाखी रोज की तरह बच्चों को लेकर पार्क में आई। उसने देखा आदर्श अभी तक नहीं आया था, तो उसने कॉल मिलाया। 1-2 रिंग के बाद सामने से कॉल रिसीव हुई तो पाखी ने कहा, हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फोन करने की? पीछे से सुषमा जी आदर्श के फोन से कॉल रिसीव करके बोली। सुषमा जी की आवाज से पाखी उनकी ओर पलटी और सुषमा जी को अचानक अपने सामने देखकर घबरा गई और घबराहट में बोली, आंटी आप, नमस्ते। पाखी ने इतना कहा ही था कि सुषमा जी ने एक जोरदार तमाचा पाखी के गाल पर दे मारा और गुस्से से कहने लगी, बंद करो अपना ये संस्कारी वाला ढोंग और ये थप्पड़ मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने के लिए। हाउ डेयर यू। सुषमा आंटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आदर्श और मेरे बीच। पाखी ने आगे कहना चाहा मगर सुषमा जी उसकी बात बीच में काट कर बोली, चुप, बिल्कुल चुप। तुम जैसी लड़कियों को मैं बखूबी जानती हूं। अमीर लड़का देखा नहीं कि उनके गले पड़ जाओ। क्या सुहास और माई ने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं? और तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरी बहू बनने के सपने देख रही हो? देशमुख के टुकड़ों पर पलते पलते खुद को देशमुख परिवार का हिस्सा समझने लगी हो। तुम्हारी ये मजाल कि तुम आदर्श और अलीना के बीच आओ। क्या तुम्हें नहीं पता अलीना और आदर्श एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? और तुम्हारे साथ तो वो बस एक टाइम पास कर रहा है। उसने तुमसे थोड़ा हंस खेल कर क्या बात कर दी, तुम तो उसे प्यार समझ बैठी। अरे तुम हो कौन? 2 टके की मामूली लड़की, एक तो पता नहीं किस गंदे खून की पैदाइश हो। तुम और मेरे खानदान की बहू बनोगी? इम्पॉसिबल। अब मेरी बात कान खोलकर सुनना। अगर देशमुख परिवार की कोई बहू बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अलीना होगी, क्योंकि हमारी बराबरी करने की ना तो तुम्हारी कोई औकात है और ना कोई स्टैंडर्ड। तो तुम अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध लो पाखी, मेरे बेटे का पीछा और रंगीन सपने देखना छोड़ दो। और हां, आइंदा मेरे बेटे को फोन या मैसेज करने की जुर्रत भी मत करना, समझी? कहकर सुषमा जी वहां से चली गई। सारा दिन बीत गया। यहां राजविंद्र जी और आदर्श दिन भर की थकान के बाद अब घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए राजविंद्र जी ने आदर्श को शांत बैठा देखा तो पूछ लिया, क्या बात है बेटा, लगता है आज काफी थक गए हो तुम। यस डैड, इट वॉज अ टायरी डे, लेकिन फिर भी आज उतना भी बोर नहीं हुआ मैं, आदर्श ने थके स्वर में कहा। इसके बाद फिर से पाखी के ख्यालों ने उसके मन को जकड़ लिया तो वो थोड़ा परेशान हो गए। उसके चेहरे पर परेशानी साफ उभर आई, जिसे देखकर राजविंद्र जी बोले, कुछ कहना चाहते हो तुम? इस सवाल से आदर्श कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, हाँ डैड, क्या हम अभी हैप्पी होम चल सकते हैं? वो एक्चुअली कल हम अमेरिका वापस चले जाएंगे, तो क्यों ना सुहास अंकल, माई और बच्चों से मिलकर आए? सिर्फ सुहास, माही और बच्चों से मिलना है? राजविंद्र जी आदर्श को छेड़ते हुए बोले। डैड, आदर्श ने कहा और दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो राजविंद्र जी हंसकर बोले, मजाक कर रहा हो बेटा। वैसे तुमने सही कहा, आज दिन भर के भागदौड़ में मैं भूल ही गया कि कल हमारी फ्लाइट है। फिर वे दोनों हैप्पी होम पहुंचे।
सुहास और माई तो बेहद खुश थे उनके आने से, लेकिन आदर्श की नजरें तो बस पाखी के तलाश में थी। जब आदर्श की उलझने राजवेंद्र जी से देखा न गया तो वे माई से पूछे, माई वैसे पाखी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो बच्चों के साथ लॉन में है, रुकिए मैं बुला कर लाती हूं, माई ने कहा। तो आदर्श झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं माई, आप बैठिए ना, मैं बच्चों से मिलकर आता हूं। कहकर वो लॉन की ओर चला गया। लॉन में आते ही उसने जैसे ही पाखी को देखा तो उसे देखते ही आदर्श के दिल को एक अनजानी सी तसल्ली महसूस हुई और वो उसे देखते हुए बोला, सच पाखी, तुम सच में मेरी आंखों का सुकून हो। कहकर वो उसकी ओर बढ़ा। हाय पाखी, आदर्श चमक भरी आंखों से बोला। आदर्श को अपने सामने देखते ही पाखी उसे बिना जवाब दिए लॉन के दूसरी तरफ चली गई। ये देखकर आदर्श को थोड़ा अजीब लगा तो वो उसके पीछे चला गया। पाखी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? आदर्श ने पूछा तो पाखी बोली, क्यों आए हैं आप यहां? क्या अब तक आपका दिल नहीं भरा? लगता है काफी दिल मांगे मोर टाइप के इंसान हैं आप। पाखी, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? देखो, अगर तुम्हें अलीना की कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन पाखी प्लीज तुम मुझसे इस तरह से बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आदर्श ने कहा। तो पाखी बोली, अगर अच्छा नहीं लगता तो अब तक यहां खड़े क्यों हैं? चले जाइए ना यहां से, और प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन पाखी, एक बार मेरी बात तो सुनो, आदर्श ने कहना चाहा, मगर उसे बीच में टोकते हुए पाखी बोली, मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई? पाखी की बातें आदर्श के दिल पर तीर सा चला और उसके बेरुखे स्वर ने आदर्श को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आदर्श ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। चलते चलते वो राजवेंद्र जी से टकराया, जो कुछ ही देर पहले वहां आए थे, और उन्होंने दोनों की सारी बातें सुन ली। अब इससे पहले कि राजवेंद्र जी आदर्श से कोई सवाल करते, वो बोला, डैड, मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूं। कहकर बिना नजरें मिलाए आदर्श वहां से चला गया। उसके जाते ही राजवेंद्र जी पाखी की ओर जैसे ही जाने लगे, उसी समय परी आई और राजवेंद्र जी को हाथ से नीचे बैठने का इशारा करने लगी। तो राजवेंद्र जी उसकी ओर झुके तो परी कहने लगी, अंकल, आपको पता है पाखी दीदी इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि आज शाम जब पाखी दीदी हमें पार्क में ले गई थी तो वहां एक बैड आंटी आई थी और उन्होंने पाखी दीदी को गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। और पता है आपको वो बैड आंटी कौन थी? वो आपकी वाइफ थी अंकल। परी की ये बातें सुनकर राजवेंद्र जी को काफी गुस्सा आया और इससे उन्हें कुछ कुछ चीजों का अंदाजा हुआ। तो वो पाखी की ओर बढ़ी। पाखी बेटा, राजवेंद्र जी पाखी को पुकारते हुए बोले। राजवेंद्र जी की आवाज से पाखी ने आंखों के किनारे आए हुए आंसू को झट से पहुंचे और पलट कर बोली, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? बेटा, मैं तो ठीक हूं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, राजवेंद्र जी बोले। तो पाखी उनसे नजरें चुराते हुए बोली, क्या मतलब अंकल? मैं कुछ समझी नहीं। मैं ठीक हूं। ठीक हो तो आंखों में आंसू क्यों है? देखो बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारे पिता समान हूं। और बेटियां चाहे जितनी मर्जी अपना दुख दर्द छिपा ले, मगर एक पिता अपनी बेटी का दर्द ना समझ सके, ऐसा हो नहीं सकता।
मैं सब जानता हूं बेटा, और जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है मैं उन्हें भी बखूबी जानता हूं। खैर, उन्हें तो मैं बाद में समझाऊंगा। उससे पहले एक बाप अपनी बेटी के दिल का बोझ तो हल्का कर दे। राजवेंद्र जी ने कहा। ये सुनकर पाखी के आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। तो राजवेंद्र जी ने पहले तो उसके आंसू पहुंचे और पास के बेंच पर उसके साथ बैठते हुए कहने लगे, बस पाखी बेटी, बस। अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता। पाखी बेटे, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, तो मैं बस तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। इसका जवाब तुम्हें मुझे सच सच देना होगा। क्या तुम्हें आदर्श पसंद है? ये सवाल सुनकर पाखी कुछ पल खामोश रही और फिर बोली, नहीं। ठीक है, अब यही सवाल मैं तुम्हारे दिल से पूछता हूं और इसका जवाब तुम्हारे दिल को ही देने दो, राजवेंद्र जी ने कहा। इस बार पाखी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश रही तो राजवेंद्र जी बोले, पाखी, तुम्हारे खामोशी ने तुम्हारे दिल का जवाब दे दिया है और तुम्हारा दिल इस वक्त ये कह रहा है कि तुम्हें भी उससे मोहब्बत है। पाखी, इस जवाब से मत भागो। तुमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं बेटा। और मुझे परी ने सब कुछ बता दिया है सुषमा के बारे में। तुम उनकी चिंता मत करो। वो थोड़ी गुस्सैल है पर दिल की बुरी नहीं। दरअसल बेटा, सुषमा ने अलीना को अपनी बहू मान लिया है, मगर उनके या किसी और के मान लेने से कुछ नहीं होता। बेटा, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा बेटा परफेक्ट है। हाँ, मगर एक बात मैं दावे के साथ तुमसे कह रहा हूं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा। मैंने इतने सालों में आदर्श को इस तरह किसी को लेकर इतना सीरियस होते हुए कभी नहीं देखा। वो वाकई तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा है। पता है पाकी बेटी, एक वक्त को मुझे लगता था मैं कभी आदर्श को सुधार नहीं पाऊंगा। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ करता था, क्योंकि मेरे बिजनेस को आगे संभालने के लिए वो इकलौता ही है और उसके रहते मैं अपना बिजनेस किसी और के हाथों सौंपना नहीं चाहता था। मगर अब लगता है शायद मुझे ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाखी, तुमने उस बड़े बाप की बिगड़ी और नालायक औलाद को सुधार दिया है और यकीनन वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कभी तुम्हारी इन आंखों में आंसू आने नहीं देगा। ये बात तुमसे आदर्श के डैड नहीं बल्कि पाखी का पिता कह रहा है। अब इसके आगे मैं सारा फैसला तुम पर छोड़ता हूं पाखी बेटे। बस एक बात कहूंगा, कोई भी फैसला लेना तो दिल से लेना। दिल से लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते, और फैसला चाहे जो भी हो, तुम मेरी बेटी थी, हो और हमेशा रहोगी। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ। एवरी मोमेंट वॉज यू। बाय बाय।